बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद आसिम नसर, सेकेंड ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हाजिर हूँ। स्टूडेंट, यही रिक्वेस्ट कि 5 वक्त की नमाज़ अदा करें, कुरान पाक पढ़ें, इल्म हासिल करें और इल्म जो है वो अल्लाह ताला की तरफ ही रुजू करते हुए आप हासिल करें कि मैं इल्म इसलिए हासिल कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने कहा है कि जो इल्म के रास्ते पे चला वो जन्नत के रास्ते पे ही चला। तो अब जो है हमारे बुज़ुर्ग जो हैं उन्होंने भी इल्म हासिल करने के लिए जो है वो दुनिया जहान में जहाँ उनको ज़रूरत पड़ती है, जिस तरह अगर हदीसों की भी अगर आप बात करते हैं, हदीस इकट्ठी करने के लिए वो कितना कितना सफ़र करते थे एक एक हदीस को हासिल करने के लिए। अब उस टाइम जो सफ़र जो है वो पैदल, वो ऊँटों पे, घोड़ों पे किया जाता था। एक एक हदीस को हासिल करने के लिए ये आका के साथ उनका प्यार था कि आका की बात हमें पता चले। तो अब जो है इल्म भी हमें उसी कैफियत के तहत ही इल्म हासिल करना चाहिए। और अगर जिस तरह आप ट्रैवलिंग की बात करते हैं तो हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है वो देखें कि कितना खूबसूरत है। तो उसमें ये कहा जाता है कि अल्लाह का अगर आपका पास करम हो पैसों के हवाले से तो साल के किसी भी वक्त आप 4 मौसम हासिल कर सकते हैं एक ही दिन में अगर अल्लाह ताला का करम है आपके पास पैसों के हवाले से तो साल के किसी भी वक्त एक ही दिन में 4 मौसम आप हासिल कर सकते हैं। तो देख लें कि कौन सा ऐसा प्यारा मुल्क है कि जी एक दिन में आप ट्रैवल करें। ज़रा पैसे हैं तो आपके पास फास्ट जो है वो वे इस्तेमाल करेंगे तो एक ही दिन में साल के किसी भी दिन एक ही दिन में 4 मौसम आपको मिल जाए, यानी बर्फ़ भी मिल जाए, सहरा भी यहाँ पे है, मैदान भी हैं, पहाड़ भी, सुभान अल्लाह। तो फिर ऐसा तो नहीं ना कि पाक सर ज़मीन ये अकेला ऐसा मुल्क है जो अल्लाह रसूल के नाम पर, इस्लाम के नाम पर जो है ये मार्ज़ वजूद में आया। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक है, तो ये इस पे हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें एक आज़ाद मुल्क दिया है। तो हमें भी चाहिए कि अल्लाह रसूल के बताए हुए कानून के तहत जो है ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह करम करे और ये वबा जल्द जल्द ख़त्म हो जाए इंशाअल्लाह ताला। लेकिन ये जो है कि ये जो अल्लाह ताला के बनाए कानून है इस पर हमने अमल करते रहना है। ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। इम्तिहान अगर है तो नमाज़ें पढ़ना शुरू कर देते तो कोई हर्ज नहीं। ठीक है, अच्छी बात, नमाज़ पढ़ें ना, अच्छी बात। लेकिन क्या ऐसा नहीं है? अब वो कहा जाता है कि किसी को पैसे मिल जाएं, सारा कुछ मिल जाए, लेकिन सबसे बड़ी नेमत क्या है कि ये जिस्म जो आपका जो है तंदुरुस्त है और तंदुरुस्त रहकर आप अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं। ये भी तो है कि अगर अल्लाह का करम अगर है तो फिर हम तंदुरुस्ती में इबादत कर रहे हैं। हज उम्रे का जो है वो क्या कहा जाता है कि ज़्यादातर जो है हम ये कहते हैं कि वो बेटे जो हैं वो नौकरियों पे लग जाएं और बेटियां जो हैं शादियां हो जाएं। अल्लाह करे इंशाल्लाह वक्त पे शादी हो जाए। ये सारे जो फ़राइज़ जो हैं जब ख़त्म हो जाएं, से फारिग हो जाएं तो फिर हज के लिए चलते हैं। लेकिन अब वो जो एज थोड़ी ज़्यादा हो जाती है तो फिर वो, लेकिन ये कि अगर आप हज उम्रे पे गए हो तो वहाँ पर भी आप देखते होंगे कि जो है जो बुज़ुर्ग जो हैं वो किस तरह ताकत से हज कर रहे होते हैं, उम्रा कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जो है वो यही कहा जाता है कि आप अल्लाह रसूल पे छोड़ें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह करम करेगा। तो आपको जब तौफीक दिया, जब हज फ़र्ज़ हो गया तो आप उस टाइम ही हज करें ना। तो कैफियत तो फिर उस टाइम अल्लाह के करम से ज़्यादा मिलेगी ना, कि जब आप एक्टिव होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अल्लाह करम करे। तो अपने टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। टॉपिक जो है, हम चैप्टर 11 का टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। अब उसके जो है MCQs जो हैं, क्योंकि MCQs जो हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, उसके अंदर भी कुछ प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि कोई एक्सप्रेशन लिखा होता है और पूछा जाता है कि ये 4 ऑप्शन में कौन सी इसकी आउटपुट होगी। तो इसलिए जो है इसके MCQs भी हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर 12 के भी MCQs हम डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर जो है चैप्टर 11 के MCQs से रिलेटेड है। तो ये चैप्टर फिर हमारा ख़त्म हो जाएगा और फिर नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम अगले लेक्चर्स में मूव कर जाएंगे। अल्लाह ताला अपना ख़ास करम रखे तमाम मुसलमानों पे, तमाम दुनिया के जानदारों पे अल्लाह करम करे। अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। MCQs जो हैं चैप्टर 11 के डिस्कस करेंगे। तो ये पूरे सिलेबस में, वैसे तो जाहिर है कि जब आप अच्छे मार्क्स की बात करते हैं तो अच्छे मार्क्स में कोई टॉपिक छोड़ने वाली बात तो होती ही नहीं है ना।
क्योंकि अगर आप ये आपने पेपर्स देने हैं, फिर टॉपिक जो है, फिर आपके प्रैक्टिकल्स होंगे, प्रैक्टिकल्स के बाद जो है फिर आपका एंट्री टेस्ट होगा, तो फिर आप यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करेंगे। तो इसलिए जो है टॉपिक तो कोई छोड़ने वाली बात अब रहती ही नहीं है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि टॉपिक आप छोड़ दें तो ये पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा। पेपर अटैम्प्ट अगर एक पार्ट अटैम्प्ट हो गया, एक पेपर अटैम्प्ट हो गया, लेकिन अगले फेज़ में क्या करेंगे कि जब हमारे पास एंट्री टेस्ट हो जाएगा, फिर यूनिवर्सिटी के लिए अब अप्लाई करेंगे। और आगे भी तो फ्यूचर में यूनिवर्सिटी, अगर आप कंप्यूटर साइंस में ही रहते हैं तो वो टॉपिक छोड़ा है, तो अगर वो टॉपिक छोड़ा अगली वो डिग्री में अगर आ जाता है और वो मेन टॉपिक था जो आपको छोड़ना नहीं था, तो फिर क्या करेंगे। तो इसलिए जो है आप कंपटीशन के अंदर तो यही कहा जाता है कि आपको हर टॉपिक का ही पता होना चाहिए, अंदाज़ा आपको ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद जो है जब उसमें परफेक्शन लेके आनी है तो ज़ाहिर आप उस पर तवज्जो कर देंगे, लेकिन ये ना हो कि आपको टॉपिक का पता ही नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं करना, सारे टॉपिक ही करने। अब MCQs देख लेते हैं। MCQ की भी ये बात की थी आपसे, जो स्टार्ट से हम MCQs जब कर रहे हैं तो बेटर तो हमारे पास नॉलेज यही होता है कि MCQ का क्वेश्चन पढ़ते हुए ही हमें आंसर पता चल जाए। तो इसका मतलब क्या है कि हमें टॉपिक जो है 100% वो क्लियर है। अब जो 4 ऑप्शन अगर हम देखेंगे भी, वो सेकंड ओपिनियन के लिए हम देखेंगे कि हमारा आंसर जो है वो एक्यूरेट हो जाए, अदरवाइज़ तो हमें क्वेश्चन से ही पता चल जाए। तो इसका मतलब है कि टॉपिक की हमें कंप्लीट डीप अंडरस्टैंडिंग है। अब 3 प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर्स क्या हैं। अब अगर ये क्वेश्चन ऐसा है कि क्वेश्चन रीड करके ही हमें इसका आंसर पता चल सकता है कि हमारे पास कौन से 3 प्रोग्रामिंग मेन स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। सीक्वेंस, सिलेक्शन, रिपीटिशन, ठीक है, ऐसे ही होगा। सीक्वेंस, डिसीजन एंड रिपीटिशन, प्रोसेस, डिसीजन, अल्टरेशन, सीक्वेंस, डेफिनेशन, प्रोसेस, रिलेशन, कंपैरिजन, प्रोसेस। तो फिर मे बी ये पहला ही होगा, सीक्वेंस, डिसीजन एंड रिपीटिशन, ठीक है। उसके बाद फॉलोइंग स्ट्रक्चर डैश स्ट्रक्चर आर यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन अ प्रोग्राम। कौन सा स्ट्रक्चर है जो प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन के फ़्लो को कंट्रोल करता है। तो एक वर्ड यहाँ पे आएगा, डैश स्ट्रक्चर आर यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन अ प्रोग्राम, ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। डाटा होगा, डाटा स्ट्रक्चर आर यूज, प्रोग्राम स्ट्रक्चर आर यूज, इनपुट स्ट्रक्चर आर यूज या कंट्रोल स्ट्रक्चर आर यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन अ प्रोग्राम। तो ये कंट्रोल ही इसका आंसर होगा। कंट्रोल स्ट्रक्चर आर यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन ए प्रोग्राम। उसके बाद अब 2017 का क्वेश्चन, विच प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट प्रोग्राम स्टेटमेंट इन ऑर्डर। अब ये 3 कंट्रोल स्ट्रक्चर तो हो ही गए ना, तो अब उसमें कौन सा ऐसा कंट्रोल स्ट्रक्चर है जिसमें जितनी भी स्टेटमेंट लिखते हैं एक सीक्वेंस में ही वो सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती रहती हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो कौन सा हमारा वो जो है स्ट्रक्चर है। अब सीक्वेंस यहाँ तो नहीं कि यहाँ से हम देखेंगे, लेकिन ये है कि ये सीक्वेंस, डिसीजन, रिपीटिशन, इसमें क्या होगा, सीक्वेंस ही होगा। रिलेशन, डिसीजन, सीक्वेंस, रिपीटिशन, तो ये सीक्वेंस इसका आंसर होगा, ठीक है। 2017 के अंदर ये MCQ आया। उसके बाद नेक्स्ट, हाउ मैनी बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आर देयर। कितने कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं, 1 है, 2 है, 3 है या 4, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, 3 इसका आंसर ही होगा। उसके बाद अगला, विच वन इज़ अ कंट्रोल स्ट्रक्चर। अब ये जो है, ये क्वेश्चन को देखकर हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इसका आंसर क्या होगा, हमें ऑप्शन ही देखने ही पड़ेंगी, फिर हम उसमें से देखेंगे, सिलेक्ट करेंगे कि इसमें से कौन सा कंट्रोल स्ट्रक्चर है। सिलेक्शन, सीक्वेंस, रिपीटिशन या ऑल ऑफ दीज। एक है, एक से ज़्यादा हैं, सारे हैं, तो मेरा ख्याल है ऑल ऑफ दीज ही आप समझ रहे होंगे कि इसका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट, विच वन इज़ नॉट अ कंट्रोल स्ट्रक्चर। अब ये भी ऑप्शंस हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन सा इसमें कंट्रोल स्ट्रक्चर नहीं है। सिलेक्शन, इनपुट आउटपुट, सीक्वेंस और रिपीटिशन। तो मेरा ख्याल है सारों को अंदाज़ा हो गया होगा
कि ये बी ऑप्शन इनपुट आउटपुट जो है ये कंट्रोल स्ट्रक्चर की एग्जांपल नहीं है, बी ऑप्शन। उसके बाद अगला, डैश कंट्रोल स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट प्रोग्राम स्टेटमेंट वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक जो है वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाता है कौन से कंट्रोल स्ट्रक्चर में, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक टाइप का ये एमसीक्यू है, तो हमें अगर पता है तो ये क्वेश्चन रीड करके ही हमें आंसर इसका पता चल गया होगा। सिलेक्शन, सीक्वेंस, रिपीटेशन, नन ऑफ दीज, सीक्वेंस ही होगा मेरा, ठीक है। तो अगर फिर वो 12 बात कि जब आप एमसीक्यू कर रहे हो, एमसीक्यू करते हुए क्वेश्चन के जैसे आप क्वेश्चन देखते हैं आपको आंसर पता चल गया और वही आपका आंसर था, फिर तो आपको परफेक्ट नॉलेज है। उसके बाद जो है अगर हमें एमसीक्यूज़ के ऑप्शंस देख लें तो फिर भी हमें कंफर्म था कि यही आंसर है। लेकिन कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपने उसको क्वेश्चन से ना पता चल सका, आपने उसकी ऑप्शंस देखी फिर भी आपको अंडरस्टैंड नहीं हो सका, तो फिर आपको उसका आंसर पता चला, तो उसको आप टिक कर लिया करें, ताकि जब आपने रिवाइज़ करना है, टेस्ट आएंगे, तो फिर आपने ये किस्म के आपके नोट्स के अंदर से आपके नोट्स बन रहे हैं कि ये जो एमसीक्यू है इसका मुझे अंदाज़ा नहीं हो सका था या मुझे थोड़ी तवज्जो करनी पड़ी थी, उसको निशान लगा लें। ये लाजमी है एमसीक्यूज़ के हवाले से ये चीज़ करते रहा करें, ताकि जब आप उसको रिवाइज़ करेंगे एमसीक्यूज़, तो बाकी तो ऐसे हैं ना जो कंफर्म है तो वो तो माइंड में है ही, लेकिन जो नहीं है या जिनको सोचना पड़ा तो उस पर आप तवज्जो कर लें रिवाइज़ करते हुए, ठीक है। ये बात छोटी सी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद आगे, ए डैश स्ट्रक्चर चूज विच स्टेटमेंट और अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इज़ एग्जीक्यूट। अब कौन सा कंट्रोल स्ट्रक्चर है जिसके तहत ये सिलेक्ट किया जाता है कि कौन सी स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो है उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो 3 कंट्रोल स्ट्रक्चर में से कौन सा कंट्रोल स्ट्रक्चर है, तो अब उसमें सिलेक्शन, इनपुट, आउटपुट, सीक्वेंस और रिपीटेशन, तो उसमें आप सिलेक्ट करते हैं ना, चूजेस विच स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इज टू एग्जीक्यूट, तो वो क्या होगा, सिलेक्शन ही होगा, ठीक है। सिलेक्शन ही हमारे पास सही आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट, अनदर टर्म फॉर ए कंप्यूटर मेकिंग कंपैरिजन, एक टर्म, एक और वर्ड के जो कंपैरिजन जो है उसके हवाले से क्या टर्म बनती है कंप्यूटर के अंदर, जो कंपैरिजन के वर्ड जैसी वो टर्म है, ठीक है। तो इस पे देख लें कि हमारे पास क्या इसका आंसर होगा। सीक्वेंशियल, सिलेक्शन, रिपीटेशन, आइटरेशन, मेरा ख्याल है आपको क्लियर हो गया होगा। बी ऑप्शन सिलेक्शन इसका आंसर है। अनदर टर्म फॉर कंप्यूटर मेकिंग ए डिसीजन, ठीक है। वर्ड थोड़े से चेंज हैं लेकिन ये वर्ड चेंज होने से भी हमारा नॉलेज ही बढ़ता है कि जी एक टर्म जो कंप्यूटर जो है डिसीजन ले रहा है वो टर्म क्या है। 2015 में क्वेश्चन आया, सीक्वेंशियल, सिलेक्शन, रिपीटेशन, आइटरेशन, थोड़ा सा फ़र्क है, ठीक है, वर्डिंग का, तो उसमें इसका जवाब क्या होगा, सिलेक्शन, ठीक है। तो वजह करते रहें। फिर वही बात है कि जो आपको एमसीक्यू जो है वो क्लियर नहीं है या आपको सोचना पड़ा, उसको टिक करते जाएंगे। फिर हमारे पास एन एक्सप्रेशन दैट यूज ए रिलेशनल ऑपरेटर, तो ये इस चैप्टर से रिलेटेड हो सकता है, वैसे तो ये चैप्टर 9 से भी रिलेटेड हो सकता है, जो ऑपरेटर का हमने जो बेसिक एलिमेंट्स के अंदर हमने पढ़ा था। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें रिलेशन ऑपरेटर जो है इस्तेमाल किया जाता है उसको क्या कहते हैं, ऑपरेशनल, सीक्वेंशियल, सीरियल, रिलेशनल एक्सप्रेशन क्या कहते हैं, ठीक है। इस चैप्टर से भी और चैप्टर 9 से भी रिलेटेड, तो उसको क्या कहेंगे, डी ऑप्शन रिलेशनल ही ठीक होगी। उसके बाद नेक्स्ट, द सिलेक्शन स्टेटमेंट को क्या कहा जाता है, इज़ ऑल्सो नोन एज, सिलेक्शन स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो नोन एज, क्या उसको कहा जाता है, अब ये हमें देखना पड़ेगा। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट, रिपीटेशन स्टेटमेंट या ए एंड बी, ठीक है। तो आप सिलेक्शन स्टेटमेंट को इज़ ऑल्सो नोन एज, कोई और इन 4 ऑप्शंस में से उसको सिलेक्शन स्टेटमेंट को क्या कहा जाता है मज़ीद, डिसीजन मेकिंग,
कंपाउंड रिपीटेशन, तो आपको पता है कंपाउंड तो ब्लॉक को कहते हैं, रिपीटेशन एक स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करना, जो हम चैप्टर 12 में देखेंगे, या ए और बी। तो नहीं, अकेला मे बी आंसर जो है वो ए ही सही आंसर होगा। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, सिलेक्शन स्टेटमेंट को डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी कहा जाता है। अगला एमसीक्यू हमारे पास, सिलेक्शन स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, फिर थोड़ा सा फ़र्क, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट, रिपीटेशन स्टेटमेंट, या ए और बी। तो ये थोड़ा सा फ़र्क, लेकिन आंसर क्या है, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, बोथ ए एंड बी। ठीक है, गलती हो गई ना। अब हमने यहाँ पे अगर जल्दी करेंगे तो ये भी प्रॉब्लम हो सकता है कि अब आपने कहा कि डिसीजन मेकिंग, अब पिछले पे अगर आपने तवज्जो की हुई थी ना पिछले एमसीक्यू पे कि जी डिसीजन मेकिंग है, तो हमने फ़ौरन, तो इसलिए एमसीक्यू का अटैम्प्ट करते हुए ये भी चीज़ है कि ठीक है, आपको अगर आंसर पता भी है लेकिन फिर भी आप उसके चॉइसेस ज़रूर देखें। ठीक है, माइंड में आपने एक रख लिया, तो आपको क्या कहा था, डबल चेकिंग। अगर आपको क्वेश्चन रीड करके आंसर पता चल गया, अच्छी बात है, लेकिन उसको डबल चेकिंग आपने चॉइसेस के साथ भी तो करनी ना। अगर आपने वो पहले जो आंसर आया उस पर आपने तवज्जो कर ली, वो आंसर पुट कर दिया, वही माइंड में था, वही आपने लिख दिया, और मे बी कोई और ऑप्शन भी उसके साथ मैच कर रही हो, तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग उठाई, लेकिन कंडीशन स्टेटमेंट भी तो है ना। तो ये हमारे पास डी ऑप्शन सही आंसर, इसको मे बी आप टिक कर लें। यू कैन यूज़ ए डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट टू, अब ये क्वेश्चन रीड करके हमें इसका आंसर पता नहीं चल सकता, हमें ये चार ऑप्शन डेफिनेटली देखनी ही पड़ेंगी। यू कैन यूज़ ए डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट टू, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट आप किस लिए इस्तेमाल करते हैं, रन ए सीरीज़ ऑफ स्टेटमेंट्स इफ़ ए टेस्ट फेल्स, कोई एक कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो फिर हम ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे। टेस्ट सीरीज़ ऑफ कंडीशंस, एक से ज़्यादा कंडीशंस को चेक किया जा रहा है तरतीब में, फिर चेक किया जा रहा है कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, या ऑल ऑफ दीज। देखें ये, इसको वैसे आप टिक ही करें इस एमसीक्यू को, क्योंकि इस पर आपको गौर करना पड़ रहा है, वर्ड जो ऑप्शन जो हैं उनके वर्ड्स पे तवज्जो करनी पड़ रही है, तो इसको आप वैसे ही टिक करें। ठीक है, अगर आप देखें कि रन सीरीज़ ऑफ स्टेटमेंट, टेस्ट फेल है, टेस्ट सीरीज़ ऑफ कंडीशन, वेदर कंडीशन ट्रू, तो ये सारे ही आंसर इसके सही आ रहे हैं, इसको ऑप्शन को टिक भी आप करेंगे। अब तो ये आप जो कहते थे कि जी शॉर्ट क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चन को मार्क करवा दें, अब तो कोशिश करके आपके एमसीक्यूज़ को भी उस पर भी तवज्जो करवाई जा रही है कि इस पे तवज्जो कर लें, इस पे तवज्जो कर लें। अब ये नहीं कह रहा कि बाकी को छोड़ देंगे, लेकिन बता ये रहा हूँ कि थोड़ी सी हम तवज्जो ये भी कर रहे हैं कि इस टॉपिक को, इस एमसीक्यू पे तवज्जो करें, यानी इसको निशान लगाएं कि बाकी एमसीक्यूज़ ठीक है आप गो थ्रू स्पीड में कर दें, लेकिन इनको आपने तवज्जो करनी है। तो ये अब एमसीक्यूज़ को भी मार्किंग हो रही है, ये पर ये नहीं कह रहा कि इसी को करना है। डैश स्ट्रक्चर इज़ ए सिलेक्शन स्ट्रक्चर, कि ये फॉलोइंग स्ट्रक्चर जो है उसको सिलेक्शन स्ट्रक्चर कहा जाता है। अब क्या, हाँ जी, किसको कहा जाता है, इफ़ को कहा जाता है सिलेक्शन स्ट्रक्चर, इफ़ एल्स को कहा जाता है, स्विच को कहा जाता है, या ऑल ऑफ दीज ही सिलेक्शन स्ट्रक्चर है। तो मे बी सारे ही आंसर ठीक हैं, तो डी ऑप्शन जो है वो सही होगा। उसके बाद हमारे पास विच वन इज़ नॉट ए सिलेक्शन स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे ज़रा देख लेना, क्योंकि ये नॉट का वर्ड जो है ना कई दफ़ा मसला डाल देता है। एक वर्ड नॉट ही है, नॉट का मतलब उसे सारी बात को रिवर्स कर दी है। अगर नॉट आप ना करें तो क्या होगा, विच वन इज़ ए सिलेक्शन स्ट्रक्चर, वो नॉट आ गया तो बात ही टोटली रिवर्स होगी, तो ये ट्रिकी हो जाते हैं। नॉट पे ज़रा तवज्जो करनी होती है कि जो बात कही जा रही है तो वो उसको चेक नहीं करें, नॉट ए सिलेक्शन स्ट्रक्चर। अब फॉलोइंग चार ऑप्शन है, इसमें से कोई एक ऑप्शन है जो सिलेक्शन स्ट्रक्चर नहीं है, तो नॉट वाली एमसीक्यू पे भी तवज्जो करनी चाहिए कि ये ट्रिकी हो जाते हैं। माइंड में कुछ और स्केच बन रहा होता है लेकिन कुछ और बिल्कुल ही रिवर्स पूछा जा रहा होता है। अभी हमें ऑप्शन ही देखनी पड़ेंगी। इफ़ एल्स जो है ये सिलेक्शन स्ट्रक्चर है या नहीं है, नॉट पूछा जा रहा है, स्विच है या नहीं है, इफ़ है या नहीं है, वाइल है या नहीं है। अब ये वाइल जो है ये तो कोई सिलेक्शन स्ट्रक्चर नहीं मेरा ख्याल है, ठीक है, ऐसे ही है, नॉट है, तो इसलिए इस पे ज़रा ये ट्रिकी हो सकता है। अगर कोई तेज़ी अगर स्टूडेंट जो है
वो लगाता है, तो इसका आंसर जो है वो अगर ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से अगर कोई वो कहता है कि जी हाँ ये कौन सी सिलेक्शन स्ट्रक्चर है, तो आपको ये ऑप्शन कर देते हैं, वो तो आपसे पूछ रहा है कि सिलेक्शन स्ट्रक्चर नहीं है, तो इस पर आपने तवज्जो करनी है। ऐसे क्वेश्चन ये ट्रिकी हो जाते हैं, तेज़ी में इसका आंसर गलत निकल सकता है। तो वाइल जो है डी ऑप्शन इसका आंसर सही है। फिर हमारे पास एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट जिसको एनक्लोज़ किया जाता है, शामिल किया जाता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसेस में। इन ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को क्या कहा जाता है? अब आपको मेरा ख्याल है तो क्वेश्चन रीड करके ही आपको पता होना चाहिए। अगर आपको 100% टॉपिक क्लियर है तो ऑप्शंस के बगैर ही आप बता सकते हैं। ग्रुप स्टेटमेंट कहा जाता है, प्रोग्राम स्टेटमेंट कहा जाता है, कंपाउंड स्टेटमेंट कहा जाता है, या ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ अबव। तो मेरा ख्याल है आपको क्वेश्चन रीड करने से ही इसका आंसर पता होना चाहिए। तो ये सी ऑप्शन कंपाउंड स्टेटमेंट इसका आंसर है। उसके बाद डैश सिलेक्शन स्ट्रक्चर इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर। फॉलोइंग जो 4 ऑप्शन है इसमें से कोई एक ऑप्शन जो है वो सिंपलेस्ट डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर की एग्जांपल है। सिंपलेस्ट फॉर्म है डिसीजन मेकिंग जब आप करते हैं तो सबसे आसान सादी जो है ये स्टेटमेंट है, ये स्ट्रक्चर है। इफ़ एल्स, इफ़, स्विच और नेस्टेड इफ़ एल्स। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ज़ाहिर है जो हमने पहले पढ़ा वो आसान होगा ना, आहिस्ता आहिस्ता फिर हम उसके क्लॉजेस पे गए थे, तो बी ऑप्शन ही सही। इफ़ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ डिसीजन स्ट्रक्चर। ठीक है, मिलता जुलता। सेलेक्ट केस, इफ़ स्टेटमेंट, ट्राई केस, फाइनली नेस्टेड इफ। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शंस का फ़र्क आ गया, कुछ वर्डिंग का फ़र्क है, तो फिर इफ़ स्टेटमेंट ही हमारा सही आंसर। इन इफ़ स्टेटमेंट फॉल्स इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 2017 में फॉल्स जो है इफ़ स्टेटमेंट के अंदर फॉल्स किस चीज़ से रिप्रेजेंट उसको किया जाता है। तो मेरा ख्याल है ये भी आपको क्वेश्चन रीड करके ही इसका आंसर पता चल गया होगा कि हमारे पास ज़ीरो जो है मे बी फॉल्स है, एनी अदर वैल्यू, ये बात आपने टेक्निकली माइंड में रखनी है। इन सी लैंग्वेज एनी अदर वैल्यू अदर दैन ज़ीरो इज़ ट्रू, ये इस बात को ज़रूर जहन में रखना है। ज़ीरो तो फॉल्स ही फॉल्स है, लेकिन ज़ीरो के अलावा कोई भी वैल्यू सी लैंग्वेज के एनवायरनमेंट में उसको ट्रू कंसिडर किया जाएगा, लेकिन नॉर्मली 1 को ट्रू हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, लेकिन ये बात को ये बार बार मैं कह रहा हूँ इस स्टेटमेंट को माइंड में रखना है। 0 1 2 3 फॉल्स, तो फॉल्स तो ज़ीरो ही है। ठीक है, अगर ऐसी कोई आती भी है ना, अगर ऑप्शन अगर ट्रू की बात की जाती है तो नॉर्मली आप 1 आंसर दे दें। अगर ऑल ऑफ दीज इस तरह की कोई ऑप्शन है तो फिर आप वो कर देंगे। अदरवाइज़ अगर आप ट्रू की बात करते हैं तो 1 भी टेक्निकली ट्रू है, 2 भी ट्रू है, 3 भी ट्रू है, ज़ीरो के अलावा वैल्यूज़ है ना, लेकिन आपके माइंड में चीज़ होनी ज़रूर चाहिए। अब अगर आप 1 ये आंसर लिख देते हैं तो अगर 2 और 3 भी इसका आंसर ट्रू है तो 1 भी तो सही है, आपने लिखा, कौन सा गलत लिख दिया। ऑल ऑफ दीज टाइप अगर कोई ऐसे है को बनता है कि जिसमें 1 2 3 तीनों को ही ट्रू कहा जा रहा है तो फिर आप वो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अदरवाइज वैसे तो इस क्वेश्चन में फॉल्स का पूछा जा रहा है तो वो तो क्लियर ही है, ज़ीरो ही इसका आंसर सही है, ए ऑप्शन। इन इफ स्टेटमेंट नॉर्मली ट्रू इज़ रिप्रेजेंटेड। अब ये है, अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आए तो आपके माइंड में ये स्टेटमेंट होनी चाहिए कि जी ज़ीरो के अलावा सारी वैल्यू ट्रू होती है। अब ये आपने इसको माइंड में रख कर ज़रा टेक्निकली इसको सॉल्व करना। देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं। 0 1 2 3 ये देख लें, आ गए ना वही। अब ट्रू की अगर आप बात करते हैं तो अब या टेक्निकली देखा जाए तो 2 और 3 भी ट्रू है, लेकिन अब जो है नॉर्मली 1 जो है उसको ट्रू ही कहा जाता है, 2 और 3 भी है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर आप बी निकालेंगे। इस बात को आपके माइंड में ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे अगर कोई ऑप्शन ऑल ऑफ दिस टाइप की होती है फिर हम उसको देख लेते हैं, अदरवाइज़ अभी आंसर आप बी 1 ही करेंगे। द कंडीशनल पोर्शन ऑफ द इफ़ स्टेटमेंट कैन कंटेन, जो इफ़ स्टेटमेंट का जो कंडीशनल पोर्शन है उसमें आप क्या लिखते हैं? क्या आप कोई वैलिड कांस्टेंट लिखते हैं, एक्सप्रेशन लिखते हैं जिसको चेक किया जाता है बूलियन वैल्यू के साथ? बूलियन का मतलब क्या होता है? 2 वैल्यूज़, अगर 0 1 की बात की जाती है। एनी वैलिड वेरिएबल हो सकता है या एन इनवैलिड कांस्टेंट और वेरिएबल।
ठीक है। तो इसमें भी वैसे तो आंसर हम ये बी ही रखेंगे, ठीक है। वो टेक्निकली अगर आप चले जाएँ तो उसमें होता है स्टूडेंट ये है कि हमने ना स्टैंडर्ड को भी देखना होता है कि हम जो है नॉर्मली जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो किस ऑप्शन को हम कंसिडर करेंगे। अगर आप चले जाएंगे जी सी लैंग्वेज एक बड़ा एक टेक्निकल एनवायरनमेंट भी है, तो उसमें आपको पता है कि कई दफ़ा वो एरर्स आपको नहीं देता, अनएक्सपेक्टेड आंसर आ जाता है। तो अब वो आपको खुद हैंडल करना होता है। सी को कई दफ़ा प्रोग्रामर्स लैंग्वेज भी कहा जाता है। प्रोग्रामर लैंग्वेज का मतलब है कि कंसिडर किया जा रहा है कि आपको लॉजिक्स हैं सारे, तो आप लॉजिक के तहत ही करेंगे ना। एक समझदार बंदा है, अब एक समझदार बंदा वो कोई बेवकूफ़ी वाली बात जो है वो करेगा, ये तो उसके साथ लिंक नहीं किया, क्योंकि यार समझदार कहते ही उसको कि जो बेवकूफ़ी की बात नहीं करेगा। तो अब जो है सी लैंग्वेज का एनवायरनमेंट भी ऐसे है कि इसके अंदर जो है ये कंसिडर किया जाता है कि जो भी इसको यूज़ कर रहा है वो एक समझदार प्रोग्रामर है, उसको लॉजिक पता है। तो इसलिए ये ऐसे एरर वो एनवायरनमेंट नहीं देता। कोई और एनवायरनमेंट हो जिसमें पता है कि यार ये इस्तेमाल करने वाला जो है गलतियाँ करता रहेगा, तो उसमें चेकिंग सख्त है कि वो फ़ौरन पे कर ली जाती है। तो यहाँ पे सी लैंग्वेज को हिसाब से और बाकी देखें तो अगर हमें नॉलेज है तो फिर देखेंगे, लेकिन फिर भी फ़िलहाल जो है हमारे पास इसका आंसर बी बनेगा। इसको भी आप ऑप्शन को एमसीक्यू को टिक ही कर लें। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम, इसको क्या कहा जाता है? फ्लो चार्ट कहा जाता है, लॉजिकल चार्ट, बाइनरी चार्ट, लॉजिकल डायग्राम। तो मेरा ख्याल है क्वेश्चन रीड करके ही आपको इसका आंसर पता चल गया होगा कि इसे क्या कहते हैं जी, फ्लो चार्ट। ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। उसके बाद आगे, विच स्टेटमेंट इज यूज फॉर मेकिंग टू वे डिसीजन, यानी एक कंडीशन है उसके वाले से दो एक्शंस हमारे होंगे, दो ब्लॉक्स होंगे। 2018 में किसको कहा जाता है जी? इफ़ को कहा जाता है, नेस्टेड इफ़ को कहा जाता है, वाइल को कहा जाता है, इफ़ एल्स को कहा जाता है। तो मेरा ख्याल है कि आप क्वेश्चन रीड करके ही इसका आंसर आपको पता चल गया होगा कि इफ़ एल्स जो है यही आंसर इसका ठीक होगा, डी ऑप्शन। डैश इज़ नॉट यूज़ फॉर मेकिंग टू वे डिसीजन, फिर वो नॉट आ गया। मैंने आपको पहले ही कहा है कि नॉट के वाले से कोई अगर एमसीक्यू आता है तो ये ट्रिकी बन जाता है कई दफ़ा, कि आप समझ रहे होते हैं कोई और बात की जा रही है, लेकिन वहाँ पे नॉट करके वो बात को टोटली रिवर्स कर दिया गया है। तो उस हवाले से आपने ख्याल करना होता है कि अगर ये आता है नॉट नहीं है तो फिर क्या होगा? डैश इज़ यूज़ फॉर मेकिंग टू वे डिसीजन, कि फॉलोइंग जो टू वे डिसीजन के लिए होता है, आपने नॉट पे कंसिडर नहीं किया तो आपने समझ लिया कि जी फॉलोइंग चार ऑप्शन में से कौन सा टू वे डिसीजन है, लेकिन यहाँ पे नॉट करके बात को टोटली रिवर्स कर दिया गया। तो ये ऐसी ऑप्शंस को नॉट ट्रिकी बन जाता है कई दफ़ा। नॉट है जी, इफ़ जो है वो टू वे डिसीजन नहीं है, वो बताना है। कंडीशन ऑपरेटर टू वे डिसीजन नहीं है, इफ़ एल्स टू वे डिसीजन नहीं है, या ऑल ऑफ दीज कि नहीं। अब गौर करना पड़ रहा है आपको, अगर गौर करना पड़ रहा है तो इस ऑप्शन को, इस एमसीक्यू को आप टिक करेंगे। तो टू वे डिसीजन में ए ऑप्शन है, इफ़ जो है वो टू वे डिसीजन नहीं है। आपको जब भी पहले अटैम्प्ट, जब भी आप एमसीक्यू जो है, एमसीक्यू तो वैसे ही कहते हैं कि जी जब फ्रेश हों, जब पूरी तवज्जो हो तो एमसीक्यूज़ किए जाएं। इसीलिए ये भी बेटर है कि बोर्ड के पेपर में एमसीक्यूज़ ही पहले होते हैं। ठीक है, वो स्ट्रेस भी होता है, लेकिन फिर भी आप जो है अभी अपने बुक को अभी थोड़ी देर पहले ही छोड़ा होता है पेपर से पहले, तो इसलिए बेटर ही है कि एमसीक्यूज़ पहले आ जाते हैं। तो ये ए ऑप्शन जो है, अगर आपको सोचना पड़ा है तो इस ऑप्शन को भी, इस एमसीक्यू को भी टिक कर लें। ये लाजमी छोटी सी बात जो मैं आपसे कर रहा हूँ कि एमसीक्यू जिस पे तवज्जो करनी पड़ी, सोचना पड़ा, उसको टिक करें। और तवज्जो करके भी जो हमें आंसर नहीं पता चल रहा, बड़ा गौर करना पड़ा है, फिर तो डेफिनेटली उसको टिक करना ही करना है। तो इस पर तवज्जो करें, ए ऑप्शन। विच एक्सप्रेशन कैन बी यूज़ इन इफ़ कंडीशन, इफ़ कंडीशन में किस तरह का एक्सप्रेशन यूज़ किया जा सकता है। तो ये जस्ट माइंड में स्केच सा तो बन गया, लेकिन ये है कि हमें इसकी चॉइसेस देखनी पड़ेंगी। रिलेशनल एक्सप्रेशन, लॉजिकल एक्सप्रेशन, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, या ऑल ऑफ दीज। तो हमने वो जो कंपेयर किया था हमने उसको, इफ़ को और स्विच को, तो हमने ये बात की थी कि इफ़ जो है उसके अंदर ज़्यादा वैरायटी लिखी जा सकती है। तो इसका ऑप्शन हमारे पास डी है
कि किसी तरह का भी एक्सप्रेशन जो है लिखा जा सकता है। डैश इज़ यूज टू स्पेसिफाई टू डिफरेंट चॉइसेस विद इफ़ स्टेटमेंट, कि यानी इफ़ स्टेटमेंट के हवाले से दो चॉइसेस जो है उसको स्पेसिफाई किया जा सकता है, बताया जा सकता है। कंडीशन अगर ट्रू है तो ये करो, नहीं है फॉल्स है तो ये करो। तो कौन सी जो फॉलोइंग जो है वो स्टाइल यूज़ किया जाता है टू डिफरेंट चॉइसेस बताने के लिए? स्विच स्टेटमेंट, एल्स, इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स। ठीक है, ये देख लें वर्ड्स के वाले से अगर ट्रिकी सा बन रहा है तो इसको कंसिडर कर लेंगे। तो इसका आंसर जो है वो क्या बनेगा हमारे पास? डी ऑप्शन, इफ़ एल्स। ठीक है, इस पर आप तवज्जो करते रहें, गो थ्रू ज़रूर किया करें स्टूडेंट, MCQs को छोड़ा ना करें। और यूनिक नोट्स का फ़ायदा ये है कि आपको इसमें अंदर MCQs डिफरेंट वैरायटी के मिल रहे होते हैं। अल्लाह के करम से अगर आप MCQs करेंगे, क्योंकि एक्साइज जो है उसमें MCQs कम हैं और एक दो एक्साइज हैं जिसमें MCQs मौजूद ही नहीं है, तो उसके हवाले से आपको ये यूनिक नोट्स जो है ये फ़ायदा देगा। अदरवाइज़ जो है कि अगर आप टेक्स्ट बुक ही यूज़ कर रहे हैं तो बेटर है कि यूनिक नोट्स आपके पास हों, तो उसके अंदर ही आप स्लाइड्स के अंदर आपको MCQs पता चल रहे हैं। तो अगर या तो आप ये स्लाइड्स आपके पास हमेशा रहें, आप उसको गो थ्रू करते रहें। अब वो आप आजकल का स्टाइल हो गया कि हम कंप्यूटर की स्क्रीन की मदद से ही पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके लिए कंप्यूटर ऑन होना ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ बुक की बात करते हैं, हर एक प्लस पॉइंट है, माइनस पॉइंट है कि बुक अगर आप कह लेंगे जी कि दरख्तों से अगर बन रही हैं तो फिर वो उसका, लेकिन वो ये प्लस माइनस हर एक चीज़ का इन्वायरमेंट का होता है। तो इसलिए बुक जो है, बुक को आप मार्क कर सकते हैं। अब इसको आप कैसे इस तरह मार्क करेंगे? अगर ये हमारे पास स्लाइड्स हैं, नोट्स हैं, वो कहेंगे अगर हमारे पास इसकी एडिटिंग हम कर सकते हैं तो फिर तो हम इसको हाईलाइट टिक वगैरह कर लेंगे ना। लेकिन अगर आपको सिर्फ दिखाया जा रहा है, आप इसकी एडिटिंग नहीं कर सकते तो फिर मार्क भी नहीं कर सकेंगे। अगले MCQ, व्हाट इज़ द आउटपुट फॉर द फॉलोइंग कोड सेगमेंट? आ गया ना अब ये क्वेश्चन कि जी ये कोड जो है इसकी आउटपुट क्या है। अब आउटपुट जो है, आउटपुट हो जाएं, एरर्स हो जाएं या रीराइट हो जाएं, तो ये क्वेश्चन जो हैं ये लॉन्ग में भी, शॉर्ट में भी और MCQs में भी आ रहे हैं। अब ये कोड है, अब 4 ऑप्शन है, इसमें से आपने आंसर बताना है। अब देख लें अच्छा भला, ये हमारे पास ये बन जाता है। अब इसको हम वैसे वैल्यूएट कर लेते हैं, देखते हैं। चॉइसेस तो हम डबल चेकिंग के लिए बाद में देख लेंगे। A की वैल्यू 3 है, B की वैल्यू 6 है, तो पहले अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, पहले A प्लस B, A और B को प्लस किया गया, ये 9 हो गया, तो 9 से स्मॉलर है, फॉल्स है। एल्स पे आ जाएंगे, एल्स पे आके आप ये B की वैल्यू प्रिंट करेंगे, B की वैल्यू क्या है 6। अब ये इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, इसने तो वैल्यूएट होने ही होने, तो A प्लस B करेंगे 9, तो ये 6, और ये भी इसने तो वैल्यूएट होने, कुछ भी हो जाए इसने तो इस लाइन में चलना ही चलना है। तो 6 और हमारे पास 9 आंसर है। ये देखें, ये A ऑप्शन हमारे पास बनेगी। अब ये देख लें, अब ये भी तो कोड ही आ गया, इसकी आउटपुट आपने बतानी। तो प्रैक्टिस जितनी करेंगे तो फिर ही आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। प्रैक्टिस के बगैर नहीं हो सकते कि ये आप किताबों से अब देखते जाएं या स्लाइड से, ऐसा नहीं होगा। आपको लाजमी प्रैक्टिस करनी है। एन इफ स्टेटमेंट इनसाइड द ट्रू ब्लॉक ऑफ अनदर इफ स्टेटमेंट, वैसे तो फॉल्स में भी हो सकता है लेकिन एक स्टेटमेंट ट्रू ब्लॉक के अंदर एक और अगर हम स्टेटमेंट लिख देते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, ब्रांच इफ स्टेटमेंट, कंडीशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर। तो मेरा ख्याल है कि ए ऑप्शन नेस्टेड इफ। ठीक है, जिस पे भी MCQ पे आपको ज़रा सा डाउट और आपको सोचना पड़ा, ठीक है, तो उसको आप टिक कर लें। फिर हमारे पास इन इफ एल्स इफ स्टेटमेंट ओनली डैश ब्लॉक या ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। क्या जी? 1, 2, 3 या मोर देन 3, कुछ भी हो जाए, इफ एल्स हो जाए, फिर इफ एल्स इफ हो जाए, उसमें तो एक ही ब्लॉक ने एवेल्यूएट होना होता है। तो क्या जी? ए ऑप्शन, 1 ब्लॉक ही स्टेटमेंट, या ठीक है, या वो स्टेटमेंट उसी ने एग्जीक्यूट होना है अगर नेस्टेड भी अगर हम बात कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग की वर्ड इज़ नॉट यूज इन स्विच स्टेटमेंट? स्विच स्टेटमेंट के अंदर ये फॉलोइंग जो है की वर्ड इस्तेमाल नहीं किया जाता। डिफ़ॉल्ट, इफ़। अब ज़ाहिर है ये क्वेश्चन रीड करके पता नहीं चल सकता, हमें ऑप्शन देखनी ही पड़ेंगी।
डिफ़ॉल्ट इसमें होता है, स्विच में इफ़ होता है, केस होता है, स्विच होता है, तो मे बी ये बी ऑप्शन ही इसका आंसर सही है कि इफ़ तो हम इसमें इस्तेमाल ही नहीं करते, ये कीवर्ड तो इस्तेमाल ही नहीं होता। द स्विच स्टेटमेंट इज़ एन ऑल्टरनेट ऑफ 2019 में आया नेस्टेड इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स से और इफ़, ठीक है, तो ये सी ऑप्शन ही सही आंसर इसका है। स्विच स्टेटमेंट इज़ एन ऑल्टरनेटिव ऑफ, थोड़ा सा फ़र्क, 2016 में इफ़ स्टेटमेंट कंडीशनल ऑपरेटर, इफ़ एल्स इफ और इफ़ एल्स, तो क्या होगा सी ऑप्शन इफ़ एल्स इफ, ठीक है, थोड़ा सा फ़र्क है। द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ ईच केस इन स्विच स्टेटमेंट मस्ट बी, होना चाहिए, होना चाहिए, इसका मतलब ना करें लेकिन होना चाहिए। वो क्या है जी? डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट या इफ़ स्टेटमेंट, होना चाहिए हर केस के अंदर आखिरी स्टेटमेंट ब्रेक स्टेटमेंट, सी ऑप्शन। द केस ब्लॉक एंड्स विद 2019 में किससे ख़त्म होता है केस ब्लॉक जो है? एंड सेलेक्ट, एंड केस, ब्रेक या केस एल्स, 2019 में ब्रेक ही होगा, सी, ठीक है। तो माइंड में रखें, ये MCQs देख लें, आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन यूनिक प्रोवाइड कर रहा है, तो उसमें ये आपके सारे MCQs जो लेटेस्ट आए हुए हैं वो भी आपको मिल रहे हैं। डैश इज़ सूटेबल वन मल्टीपल चॉइसेस आर गिवन एंड वन चॉइस इज़ टू बी सिलेक्टेड। मुख्तलिफ सिचुएशन, लेकिन हम ऑप्शन देखते हैं, चॉइस एक से ज़्यादा है, एक ही चॉइस को सिलेक्ट किया जाएगा। इफ़ एल्स, इफ़, ब्रेक स्टेटमेंट, स्विच, मल्टीपल चॉइसेस आर गिवन एंड वन चॉइस इज़ टू बी सिलेक्टेड। अब ये ट्रिकी है, डी ऑप्शन, मल्टीपल चॉइस, इसमें तो एक ही चॉइस है ना, इसमें भी एक ही है, ये तो है ही नहीं, तो स्विच, ठीक है, स्विच इसका आंसर सही होगा। जब भी गौर करना पड़ा उसको टिक कर लें हम। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल ब्रांचेस फ्रॉम सिंगल एक्सप्रेशन, एक ही एक्सप्रेशन है लेकिन उसमें मल्टीपल सिचुएशन है, मल्टीपल ब्रांचेस हैं, हमें पता चल गया होगा क्वेश्चन रीड करके ही। इफ स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट, वाइल लूप, ऑल ऑफ दीज, तो ये बी ऑप्शन ही सही ऑप्शन होगी। इन स्विच स्टेटमेंट ईच केस लेबल मे बी एन इंटीजर, और ये मैं आपको तवज्जो करवाता रहा कि जी केस लेबल जो है इंटीजर टाइप का होता है और एक और टाइप भी है, आपके माइंड में अगर आ गया है तो फिर तो ठीक है, और अगर वही आंसर मैच करता है ट्रू आंसर से तो ठीक है, आपको पता है, अदरवाइज टिक करेंगे। इंटीजर होता है या कोई और क्या जी, स्ट्रिंग है, रियल है, करेक्टर है, ऑल ऑफ दीज। करेक्टर ही अगर आप क्वेश्चन रीड करके ही करेक्टर ही आपने आंसर निकाला था तो फिर तो आपको पता है, ठीक है। सी ऑप्शन नहीं है तो इसको आप टिक करें। फिर हमारे पास द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इन स्विच स्टेटमेंट मस्ट बी ऑफ टाइप, किस टाइप का होगा? इंटीजर, करेक्टर होगा, फ्लोट होगा, ये ए और बी, तो ए और बी जाहिर, ये आंसर डी ऑप्शन। When two case labels are used without having any other statement between them, they work as, टू केस लेबल्स हैं, इसको मेरा ख्याल है वर्ड्स टेक्निकल से हैं तो इसको टिक करें। दो केस लेबल्स हैं और आर यूज विदाउट हैविंग एनी अदर, इसके अंदर स्टेटमेंट को इस्तेमाल ही नहीं किया एग्जीक्यूटिबल स्टेटमेंट, तो दो केस लेबल फिर कैसे वर्क कर रहे होते हैं? बिटवीन दैम वर्क एज ए डैश ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर? एंड ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नन ऑफ दी, इसको टिक मेरा ख्याल कर ही लें हम। तो ये क्या होता है वैसे, और ऑपरेटर की तरह ये दोनों केस लेबल फिर काम कर रहे होते हैं। सी ऑप्शन। विच स्टेटमेंट इन स्विच केस स्ट्रक्चर कॉज रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट टू बी स्किप, कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है वो अगर हम जब लिखते हैं तो जितनी भी स्टेटमेंट जो है रिमेनिंग वो स्किप ही हो जाती है, एग्जीक्यूट ही नहीं होती हैं। वो क्या है जी हमारे पास? केस, डिफ़ॉल्ट, ब्रेक या ऑल ऑफ दीज। ब्रेक होगा तो ब्रेक इसका सी ऑप्शन आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड केस स्टेटमेंट इन स्विच? केस 1 ये सही है, केस x इज़ लेस दैन 4, केस ए बी सिंगल कोड में केस 1.5, ये भी टेक्निकल है, टिक करें इसे। तो उसमें रेंज नहीं हो सकती, सिर्फ एक करेक्टर होगा या इंटीजर होगा, ये भी फ्लोट है तो ए ऑप्शन सही होगा। वैसे इसको आप टिक कर लें, इस ऑप्शन को, इस MCQ को टिक करें। हाउ मैनी टाइम्स द टेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ स्विच स्टेटमेंट एवेल्युएटेड,
कितने दफ़ा एवेल्यूएट होता है? एक दफ़ा, ज़ीरो, एक दफ़ा, वंस फॉर ईच केस या टू, तो एक ही दफ़ा होता है। ठीक है, आज के लिए लास्ट कर लेते हैं। फॉलोइंग प्रोवाइड्स द कोड दैट एग्जीक्यूट इफ़ नो केस लेबल इज़ मैच। कोई भी केस लेबल अगर मैच नहीं करता तो कौन सा कोड जो है फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा? डिफ़ॉल्ट वाला कोड, लास्ट, एंड या स्टॉप। ठीक है, तो उसमें कोई भी अगर मैच नहीं कर रहा केस लेबल तो फिर हम किस में जाएंगे? एल्स रिमेनिंग में जाएंगे। तो स्विच में रिमेनिंग के लिए क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं? डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास ए ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट ये एमसीक्यूज़ जो हैं ये आज तक इतना रखते हैं। आगे कोई एमसीक्यूज़ होंगे उसको डिस्कस करेंगे, नहीं तो फिर हम अगले चैप्टर की तरफ चले जाएंगे। आपसे नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।